कब है बोर्ड्स के? मैम 10 पेपर स्टार्ट कब है? 10th of March से 10th ऑफ 1 मार्च से है, मतलब प्रैक्टिकल मार्च से। हाँ, प्रैक्टिकल से बताओ कब से? 1 मार्च 1st March से खत्म कब हो रहे हैं? 29 29 Feb मतलब मार्च खा गए? मार्च में खत्म हो जाएंगे। ओके, तुम्हारे पास डेट शीट मुझे फोटो भेज दोगे? मैंने भेजी तो है आपको। तो ये मैम मैं देखी नहीं यार, मैं देखी नहीं यार अभी, सॉरी मैम देख ली आपने? मैंने देखी नहीं यार। मैं तुम शायद हर एरिया का अलग होता है क्या? क्योंकि मेरे को पंजाब वालों ने तो बहुत पहले डेट शीट भेजी थी, तुम लोगों ने बाद में भेजी है, तो फिर उस हिसाब से तो मैंने बहुत ही पहले डेट शीट देख लिया, तुमने अब देखी है। एक बार मैं फिर से देखूंगी, मुझे याद नहीं है यार, मैं कह रही हूँ ना, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। अरे मैं जेई वाले बच्चे को बोल दिया, मैं कहा पेपर तो तेरा ऑफलाइन है वो हमारी शीट भरेगा। फिर मेरे को ऐसे लगा, मैं कहा कुछ गलत बोल दिया मैंने इसको, जैसे मेरे को कभी कभी गलत पढ़ा के याद नहीं आता कि यार कुछ गलत कह दिया आज। फिर मैंने पूछा, मैं कहा ये मैंने कुछ गलत कहा है ना? फिर उन्होंने बताया कि मैडम ऑनलाइन होता है जेई का। मैं कहा हे भगवान, बच्चा वहाँ पता चला पेन लेके बैठा हुआ हमारी शीट का है ओहो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं तुमको फिर देख के बताऊंगी डेट शीट, ठीक है? तो फिर मार्च तो हमारा 12th ही रिवाइज करने में निकल जाएगा, राइट? यस मैम। हम लोग मार्च में तो पेपर है। हम फेब्रवरी 15 से स्टार्ट करेंगे बायो रिवाइज करना 12th की, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ से हम रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, जो चैप्टर बोलूँगी उसको उतना ही पढ़ के आना, और अच्छे से हम उसके साथ सीखेंगे उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कि कैसे लगाते हैं। जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है कि जब एनसीईआरटी रिव्यू होता है तो तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा होता है। एंड सेकेंडली जो बुक एंड क्वेश्चन होते हैं तुमको ये पता चल जाता है कि उस चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर तुम क्वेश्चन जब डिस्कशन लगाओगे उसमें नहीं आना चाहोगे, वो तुम्हारी चॉइस है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जो स्कूल वाले हैं उनको आना है, ठीक है? क्योंकि हर साल बच्चे बायो पढ़ के तो बहुत जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स में पता नहीं नंबर क्यों नहीं लाते बहुत खराब रिकॉर्ड है मेरा इस मामले में, बच्चे लाते नहीं, तो मुझे लगता है उनको लिखना नहीं आता, तो इस बार तो मैं तुम्हारे नंबर ला के लूँगी। ओके, क्या 100 सही? व्हाट 100? अच्छा, यही डेट शीट भेज दी है। अब मैं डेट शीट देखूं, पहले देख लिया सब? हाँ ये है मेरे पास, ये डेट शीट है यस मेरे मैम। पास, ये डेट शीट है मेरे पास। कब है बायो? अच्छा, पहले केमिस्ट्री का, हाँ पहले केमिस्ट्री का 15 को, 15 मार्च को, और अपना बायो का 23 हाँ 23 को 23 को बायो है। है, फिजिक्स 20 को है। अच्छा, तो लास्ट में बायो है, फिजिक्स का 20 को हो जाएगा, फिर तुम्हें ब्रेक है, 2 दिन ब्रेक है। ये तो आगे रिवाइज करने के लिए 2 दिन बचाएंगे। अच्छा साहिल, इसमें अरे एक सेकेंड, आज क्या वार है? मैम ट्यूसडे। ट्यूसडे। जब कल है तुम्हारा टेस्ट, यस मैम ये मंडे ट्यूसडे है, अरे कल है ना तुम्हारा टेस्ट? ओए कल Yes, टेस्ट ma'am. ना, अरे सुन लो यार, तुम बड़े बड़े बावले बच्चे हो। सुन लो भाई, यहाँ से देखो, स्क्रीन पे करा रही हूँ रिकॉर्डिंग में, मेरे को ये बोला ना तुमने, हमें नहीं पता था, बहुत पिटोगे। ये देखो, ये बायो, ये लिखी फिजिक्स, ये लिखी केमिस्ट्री, ऐसे ही लिखना ठीक है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? आई थिंक इसके होंगे कितने, 25। चलो 25 आइडिया ले लेते हैं टेस्ट में, ठीक है? जितने भी तूने क्वेश्चंस करे थे, 40 क्वेश्चन थे टोटल, कितने तुमने अटेम्प्ट करे? क्वेश्चन नंबर लिखना है यहाँ पे, 25 अटेम्प्ट करे है, 30 अटेम्प्ट किए है, ठीक है? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ मेंशन कर देना कि टोटल कितने थे और तुमने कितने अटेम्प्ट करे, राइट? और एंड में लिख देना टोटल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो तुम लिख ही चुके हैं, मुझे एंड में ये बता देना टोटल मार्क्स, 720 में से तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने हैं, राइट? ओके ओके मैम खुद कर दूंगी। अच्छा, ये तो क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, और दूसरी चीज क्या लिखनी है? जैसे बायो में लिखे क्वेश्चन अटेम्प्टेड, उसके बाद तुमने लिखना है इनकरेक्ट कितने थे उसमें से, और स्किप कितने थे। करेक्ट ही बचा, जा करेक्ट भी लिख ले, कुछ चक्कर नहीं है। मतलब बेसिकली जो 25 क्वेश्चन लिखे हैं तो उसमें से कितने करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे, कितने स्किप थे, ये एनालिसिस जरूर करनी है हमने। तो मुझे भेज देना यार, मेरे को एक एक बच्चे को मैसेज करना पड़ता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, ऐसे मत किया करो, थक जाती हूँ मैं, ठीक है? समझ आ गई? यस मैम। एक सेकंड, मैं स्क्रीन की ब्राइटनेस में हूँ, मुझे दिख नहीं रहा, आंखें खराब हो गई। हिट हो गया अब तो। चलो स्टार्ट करें। चलो भाई, एनसीईआरटी रिव्यू कर रहे थे हम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। स्क्रीन दिख रही है सबको?
Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे हम आगे थे और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का हम PYQ कर चुके हैं नीट के, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हम करेंगे कल हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ही PYQs लगाएंगे, ठीक है? तो आ जाना। Yo-yo, ma'am. चलो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ तक तो हम कर चुके थे, यहाँ तक हमने कर लिया था, राइट? कि एयर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होती है, हमने उसमें समझा था कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो पार्शियल प्रेशर जो होगा गैसेस का वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाएगी, है ना? फिर बॉयल्स लॉ हमने इसके अंदर पढ़ा था, फिर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो सारी गैस बाहर चली जाएगी, ऐसे करके कुछ पढ़ा था। यस मैम। Yes, ma'am. तो जो डायफ्राम होता है वो डूम शेप कब दिखेगा तुम्हें? Relax में. वो रिलैक्स होगा। गुड, जब वो रिलैक्स होगा, ठीक है, याद है, बहुत बढ़िया। एकदम से आंसर टिक नहीं हो रहा तो मतलब रिवाइज करने की जरूरत है। अब आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम मतलब क्या बात करते हैं, कंटेनर है और उसके अंदर कितना हिस्सा है, वो ये जितना भी एरिया होता है एक तरह से, उसकी हम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या देते हैं, ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाती मैं। कैपेसिटी की मतलब कितनी पोटेंशियल है ना? कितनी कैपेसिटी तुम्हारी कि तुम झेल लो एक क्लास को 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटे में मृत्यु हो जाती है ना, 3 घंटे पढ़ा दो तो हो पाप हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी में हम लंग्स के बारे में बात करेंगे, कितनी उसके पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अवेलेबल है, कितनी स्पेस अवेलेबल है और उसकी कितनी हवा भरने के लिए। अगर पूरा अवेलेबल है तो आप पूरे में एयर ले लीजिए और जब हम एक्सपीरेशन करते हैं, क्योंकि सारा लंग्स हमारे खाली रहते हैं अंदर से, होता क्या है तभी वो समझते हैं इससे, ठीक है? तो इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जैसे टाइडल वॉल्यूम। जिन्होंने सुबह क्वेश्चन लगाया था उन्होंने देखा भी होगा, टाइडल वॉल्यूम पे क्वेश्चन था। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, विच इज आल्सो डिनोटेड एज टीवी। तुमको ये पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ये रटना ही पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम टीवी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फॉर और एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml, ठीक है? ये कह रहा है एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ, तो जितनी वॉल्यूम मैं नॉर्मली बैठी हूँ, बात कर रही हूँ तब भी एनर्जी लग रही है, जब मैं नॉर्मल बैठी हूँ तो मैंने कितनी एयर अपने अंदर ली और कितनी एयर मैंने बाहर रिलीज कर दी, वैल्यू इसकी 500 है। तो ये नीट में क्वेश्चन आया था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है? नाउ अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 800 ml ऑफ एयर पर मिनट। ये कह रहा है अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसको कोई डिजीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो पर मिनट वो लगभग 6000 से 8000 ml एयर को इनहेल या एक्सहेल कर सकता है। तो ये तुम्हें इस टाइडल वॉल्यूम के साथ 3 नंबर याद रखने हैं। 500 ml जब डेफिनेशन के साथ आएगा, अगर वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को एंटर कर रहे हो उसके अंदर, फीमेल और मेल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैन लिखा है, फीमेल मेल का डिफ्रेंशिएट नहीं किया। मैन वो ह्यूमन को कह देते हैं, उनको लगता नहीं महिलाएं शायद इंसान है, कभी फीमेल नहीं बोलेंगी। तो 6000 to 8000 ml पर मिनट, हर मिनट, ठीक है? तो ये 3 वैल्यूज तुमको टाइडल वॉल्यूम के साथ याद रखनी है, ठीक है? 5, 6 एंड 8, गॉट इट? 0, 0 में जाएगा और जनरली 0, 0 में जाता है, तो 5, 6 एंड 8 याद रखना। उसके बाद क्योंकि यार ये नंबर भूल जाते हो तो तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा याद करने के लिए, तो जितने तुक्के वॉल्यूम का मतलब मैम आपकी वॉइस Ma'am, लैग हो voice रही है. lag हो रही है. वॉइस लैग हो रही है। अब आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का Store. स्टोर करने ना या बचा के रखना, है ना? तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट स्टैंड फॉर IRV। वो तुम्हें पेपर में ना शॉर्ट फॉर्म देंगे, IRV, ठीक है? तो तुमको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बना है। आवाज आ रही है? Yes. Yes, ma'am. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है? फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा है, जैसे देखो नॉर्मल तो सांस ली, इंस्पायर मतलब सांस लिया, नॉर्मल जो सांस ली, लेकिन अब मैंने जितनी सांस ली है अंदर उससे मैं और खींचना चाहती हूँ, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा सांस अंदर लिया है ना, इसको मैं कहती हूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैंने फोर्सफुली इंस्पायर करी है। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन तुम्हारा वर्ड है जिससे तुम पहचानोगे, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है? वैल्यू है इसकी एवरेज 2500 to 3000 ml, बहुत ज़्यादा होगी नहीं, 2 to 3 याद रखना, 2500 to 300 ml, ओके? सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब फोर्सफुली, जैसे हम योगा करते हैं तो योगा के टाइम पे कहते हैं ना सांस अंदर खींचो, नॉर्मली तो तुम खींच ही रहे थे लेकिन अब तुम ज़्यादा खींच रहे हो, तो समझ लो जब योगा कर रहे हैं तो जो तुमने सांस अंदर खींची थी वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगी उसके अंदर, ओके? याद रहेगा ऐसे? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इसको उल्टा कर ले, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या लगता है? Forceful expiration.
एक तो सांस नॉर्मल गई लेकिन मैंने और ज़्यादा पुश करके सांस को बाहर निकाला है. सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन जैसे ही तुमको ये वर्ड दिखेगा ना क्वेश्चन में, मतलब ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे हैं. एवरेज क्या है 1000 टू 1100 ml. तुम समझ रहे हो, एक्स्ट्रा हवा तुम ज़्यादा ले सकते हो लेकिन जब तुमने बाहर रिलीज करनी है तो कम कर सकते हो. तो 1000 टू सिर्फ 1100 ml कर सकते हो. बाकी हवा कहाँ गई? अब ये सोच रही होगी बैठ के, मैं ली तो इतनी सारी हवा ली, बाहर तो कम छोड़ी. क्योंकि लंग्स पंचर नहीं होते ना, लंग्स के अंदर कुछ हवा हमेशा रह जाती है. नहीं तो ऐसे वो बिल्कुल ही सूख जाएंगे. अगर तुम कभी फ्रूटी पीते हो, सारी फ्रूटी खींच लो, जोर से खींचो, फ्रूटी ऐसे पिचक जाती है ना, तो वैसे ही लंग्स पिचक जाते हैं. तो ना पिचके, इसलिए उसके अंदर ऑलरेडी हवा रहती है थोड़ी. ठीक है, हवा मतलब एयर. डन. तो अगर मुझे IRV आ गया एंड ERV आएगा, पहले तो मुझे फुल फॉर्म लिखनी होगी. फुल फॉर्म लिखने के बाद मुझे इतना पता चल जाएगा तुक्के से कि ये जो IRV था ना, उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में थी 1000 में. ठीक है, और जो मेरा ERV था वो तो 1000 के अंदर ही था. राइट. तो थोड़ा सा कंपेयर करके मुझे याद रह जाएगी इन दोनों की वैल्यू. ठीक है, डन. ठीक है मैम. Yes, ओके, ma'am. बहुत बढ़िया. टाइडल वॉल्यूम तो सबसे पहले पढ़ा था 3. टाइडल टी से याद रखना, 3 वैल्यूज याद रखी थी, 500, 6000, 8000. राइट. टाइडल वॉल्यूम 3 वाली. चलो, रेजिड्यूल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है क्योंकि ये याद नहीं रहती. आरवी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. अभी तुम पीछे सोच रहे थे कि यार मैंने फोर्सफुली सारी हवा बाहर निकाली, लेकिन ली मैंने 2500 टू 3000 ml एक्स्ट्रा थी, लेकिन मैंने बाहर सिर्फ 1000 टू 1100 ml निकाली. तो बाकी कहाँ गई? तो वो कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. तो बहुत जान लगा के एक्सपायर कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ हवा लंग्स के अंदर रह जाती है. वो जो हवा रह गई है वो अप्रोक्सीमेटली जो हवा रह गई है उसे हम कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम. रेजिड्यूल वही होता है ना, जब तुम कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो पीछे रेजिड्यूल रह जाते हैं. तो रेजिड्यूल मतलब बची हुई. तो बची हुई हवा जो तुम्हारे लंग्स में है, जो उसको पिचकने से रोकती है, दैट इज रेजिड्यूल वॉल्यूम. और ये तुम्हें कैसे मिलेगी? जब तुम फोर्स, हम जब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब कोई मॉडल ले लो, समझ लो कोई मॉडल बना हुआ तुम्हारे सामने, उससे फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराओ, फिर तुम उसके लंग के अंदर मेजर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा अभी भी एयर है अप्रोक्सीमेटली 1100 टू 1200. तो वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद ही पता चलेगा. ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो हवा बच जाती है, तो रिमेनिंग इन द लंग्स, ये लाइन है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग, ये एक टारगेट लाइन है. जैसे क्वेश्चन में देखिए, मतलब रेजिड्यूल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. और देखो फोर्सफुल एक्सपिरेशन और रेजिड्यूल वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज्यादा पास पास है, तो थोड़ा सा कंपेयर करके हम याद रख सकते हैं. राइट. Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, तो मुझे इतना पता चला टाइडल वॉल्यूम में 3 वैल्यूज करनी है हमें. 500 से स्टार्ट करेंगे. 500, अब कोई रिश्तेदार आता है तो 500 तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, चाहे मिले 50 रुपये. है ना. उसके बाद 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, हमारी डिमांड्स बढ़ रही है. उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके साथ हमने कुछ नहीं पढ़ा, पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कंपैरिजन ही पढ़ा था कि इंस्पिरेटरी की वैल्यू ज़्यादा है 2 से 3000 के अंदर. हाँ, और एक्सपिरेटरी की थी 1 से 1100 के अंदर. और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का रिश्ता है रेजिड्यूल वॉल्यूम से. तो देखो ERV के अंदर RV तो दे ही रखा है, मैंने इससे निकाल लिया, और मुझे पता है कि इसकी वैल्यू लगभग इसके बराबर ही है. तो ऐसे तुम कंपेयर करके कुछ याद रख सकते हो, है ना. Yes, ma'am. कुछ बात तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. ओके, अब देखो ये तो थी सिंगल वैल्यू. अब इन वैल्यूज को ऐड करके भी और वैल्यूज निकाली जाती है. तो देखो कैसे निकालते हो. ये डॉक्टर काम की होती है, तुम्हारे काम की है नहीं, पर तुमको यहाँ पे थोड़ा आइडिया देने के लिए इन्होंने दिया. बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जो ऊपर वॉल्यूम्स पढ़ी है, ये सारी की सारी थी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. ठीक है ना, तभी वॉल्यूम वर्ड पढ़ रही हो. अगर इनको तुम ऐड कर लो, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी. पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है? पल्मोनरी क्या था? Lungs. Lung. हाँ, लंग्स की कैपेसिटी निकाल सकते हो तुम कि उसकी कितनी क्षमता है. अगर उसकी वॉल्यूम पता कर ली तुमने, तो 3-4 वॉल्यूम को मिला लो, 3-4 वॉल्यूम को हटा लो, उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी. विच कैन बी यूज फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होता है. तो इसका एक यूज यहाँ लिखा है, इससे पहले और कहीं नहीं बताया था. तो ये तुमको बता रहा है कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए बहुत यूज होता है. तो इसको अंडरलाइन कर लेना. ठीक है. अब कैपेसिटीज की इसकी इंपॉर्टेंस लिखी है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होता है. तो सी से कैपेसिटी, सी से क्लिनिकल डायग्नोसिस. नाउ कैपेसिटी कौन सी पढ़ोगे? एक तो ये पढ़ोगे कि लंग्स कितना इंस्पायर कर सकता है, पढ़ोगे लंग्स कितना एक्सपायर कर सकता है. एक पढ़ोगे जो रेजिडुअल कैपेसिटी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ है. ठीक है. फिर आते हैं वाइटल कैपेसिटी और एंड में टोटल लंग कैपेसिटी. राइट. तो इसके अंदर हमने 5 चीजें पढ़नी है. पढ़े? Yes. तुम मना करते हो और मैंने पढ़ाती है.
द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो जब कैपेसिटीज पढ़ोगे ना तो वो जिस प्रोसेस की बात कर रहा है उससे पिछले वाले को रेफर करेगा। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ इंस्पिरेशन की कि एक कितनी मेरे लंग्स ने हवा खींची है, तो मैं पहले बताऊंगी कि एक्सपिरेशन के बाद उसने कितनी हवा ली है। कैपेसिटी में वो कंपैरिजन करता है। तो अगर मैं इंस्पिरेशन की बात कर रही हूँ मैं एक्सपिरेशन के रिस्पेक्ट में करूँगी, मतलब मैंने कितनी हवा अंदर ली आफ्टर मैंने कितनी हवा छोड़ दी थी, या मैंने कितनी हवा रिलीज करी आफ्टर मैंने कितनी हवा ले ली थी। तो ये ना आगे पीछे चलेगा। तो तुमको थोड़ा सा याद रहेगा कि ये दो चीज़ों की एक बात है, मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है। तो कैपेसिटी, इंस्पिरेटेड कैपेसिटी इज IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। कि टोटल वॉल्यूम अनीश कितनी ले सकता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो अनीश बैठा जो उसने सांस छोड़ दी और उसके बाद इसने कितनी सांस खींची, दैट इज इंस्पिरेशन कैपेसिटी। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो मैं आएगी नहीं, और वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। दिस कैन इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, इसमें टाइडल वॉल्यूम आएगी प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर इसका न्यूमेरिकल आ भी गया तो वो तुमको सारी वैल्यूज देंगे, तो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुम्हें आती है, वो वैल्यूज देंगे, बस तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अगर सम करोगे तो तुमको मिल जाएगी IC। तो ऐसे लिख लो IC, ये पहला फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इन पे। हम जब क्वेश्चन करेंगे ना इस पे सुबह तो तुमको दिखेंगे भी। नेक्स्ट एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कैसे पता चलेगी, सुनिधि बैठी है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, कितनी वॉल्यूम टोटल, कितनी वॉल्यूम सुनिधि ने एक्सपायर कर दी आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो सुनिधि ने नॉर्मली सांस खींची थी, नॉर्मली जब उसने सांस छोड़ दी, कितनी सांस ने छोड़ दी बाहर, वो होगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए वो कह रही है जब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम आएगा, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा EC। समझ आई बात? Yes, ma'am. एक्सपिरेशन की बात करो तो एक्सपिरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम भी तो लोगे ना, तो सॉरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो लोगे ना। इंस्पिरेशन की बात करो तो इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम लोगे, और ये दोनों स्टार्टिंग में थे तो इनके साथ टाइडल वॉल्यूम ऐड कर देना, क्योंकि हमने पीछे टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले पढ़ी थी। तो थोड़ा इस तरीके से याद किया जा सकता है, राइट? Yes, नाउ ma'am. मूविंग ऑन, मुझे पता बस 3 और है, हो गई अब तो खत्म होने वाली है। देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो बची हुई। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो ऊपर क्या थी, ध्यान से पढ़ना। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो बेटा जहाँ पर फोर्स था वहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम थी, लेकिन जहाँ पर नॉर्मल एक्सपिरेशन है वो फंक्शनल वॉल्यूम है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस ये दोनों के बीच का कंपैरिजन है, ये गड़बड़ हो सकती है, तो अंडरलाइन कर लो इसको। और ये कैसे निकलेगी तुम्हें, क्योंकि एक्सपिरेशन की बात कर रहा है, एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम माइनस प्लस RV क्या है, Residual volume. रेजिडुअल वॉल्यूम। हाँ, क्योंकि हम ERV से तो RV निकाल लेते हैं, ये लो निकाल लिया, Yes, राइट? ma'am. फिर मिल जाएगी ना हमको FRC, करेक्ट। चलो नाउ वाइटल कैपेसिटी इज व्हाट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर दी और मैक्सिमम हवा वो कितनी अपने अंदर खींच सकता है, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। कितनी वाइटल बात है ना, कितनी हवा वो खींच पा रहा है अपने अंदर। दिस इंक्लूड ERV, TV एंड IRV। ERV स्टैंड फॉर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV स्टैंड फॉर Tidal टाइडल volume. वॉल्यूम, और IRV स्टैंड फॉर Reserve volume. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन। इसको उल्टा कर दो कि मैक्सिमम वॉल्यूम पर्सन कितनी ब्रीथ आउट कर सकता है, कितनी एक्सपायर कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। देखो इससे पहले तुम नॉर्मल बात करते हैं, अब यहाँ पे फोर्स्ड वर्ड आ रहा है कैपेसिटी के अंदर, इससे पहले कैपेसिटी में कहीं फोर्स्ड वर्ड नहीं आ रहा था, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें 2 डेफिनेशन चाहिए। तो वाइटल कैपेसिटी से भी क्वेश्चन बनता है, इसमें 2 डेफिनेशन देता है वो, इसको टिक मार्क कर लो, भूलना मत। ये सारी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है यार, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अक्सर आते हैं। लास्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी, TLC तो टीवी पे आता भी है, देखा किसी ने TLC? Yes, ma'am. और शो आते हैं यार, इस पे बहुत बड़े शो आते हैं, बहुत दिखते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड मतलब पड़ी है इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्सफुली इंस्पिरेशन लिया, ठीक है, पूरी जान लगा के, ऐसे इसने एकदम बढ़िया से बहुत ही मेहनत के साथ अंशुल ने सारी जान लगा के हवा खींच ली। कितनी हवा उसकी लंग्स के अंदर चली गई,
आफ्टर द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, उसको बोलते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इंक्लूड ERV, ERV, TV एंड IRV। और वाइटल कैपेसिटी या रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? ERV plus TV plus IR. ERV प्लस TV प्लस IRV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कर दो। तो ये सारी की सारी वाइटल कैपेसिटी है ना, ये था प्लस RV। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। दो तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। देखो टोटल लंग कैपेसिटी में फॉर्मूला दो है ना, फॉर्मूला दो लिख दिए, और वाइटल कैपेसिटी के अंदर उन्होंने दो डेफिनेशन लिख दी। तो तुमको याद रखना है, याद कर, ठीक है? ओके नहीं? ओके अक्षिता, बेटे करना तो पड़ेगा, जितना मर्जी मुंह बना लो। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पार्शियल का क्या मतलब होता है? पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर। हाँ, तो उसका प्रेशर क्या मतलब, वो क्या पर्टिकुलर गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है या वो दूसरों पे प्रेशर लगा रही है? मैम एक दूसरे पे जो प्रेशर डालेगी। दूसरे पे लगा रही है। हाँ है ना, खुद पे तो क्या प्रेशर लग रहा है। देखो पार्शियल प्रेशर, अगर ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हम ये डाल दी मैंने ऑक्सीजन, ठीक है, ये लो मैंने ग्रीन कलर से डाल दी कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने रेड कलर से डाल दी लेट्स से नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये वाला, इस पे ध्यान से देखना। अब इस ऑक्सीजन का दूसरों के साथ कॉलिजन होगा, क्योंकि एक जगह तो बैठी नहीं रहेगी, ये दूसरों के साथ भी टकराएगी और कंटेनर के साथ भी टकराएगी। तो जब टकराएगी तो प्रेशर पड़ेगा ना, ये हाथ इस हाथ से ये घूमता घूमता तो प्रेशर तो पड़ता है। इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर, कि एक गैस का पूरे गैस के मिक्सचर में क्या रोल है, कितना प्रेशर है। तो एक सिंगल गैस का क्या प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर की वजह से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, गैसेस उस एरिया से दूसरी जगह जाएगी। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर ए है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का बहुत पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है। बी वाले कंटेनर में मॉलिक्यूल कम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? A to B। ए टू बी। हाँ, ए टू बी मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिख देती हूँ, PO2 है लो, यहाँ से है PO2 हाई। तो क्वेश्चन ये है कि मूव कहाँ करेंगे। सो आंसर वुड बी B to A, PO2 मूव। क्यों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मूव क्यों करे? क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा, धक्के ज़्यादा लग रहा है, तो वो भी कहेगी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे धक्के कम लगे, तो गैस के मॉलिक्यूल इस तरफ को मूव करने लग जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर, ठीक है। एक तो ये बात होगी, और बाकी तो क्या बात है, हाँ ये थी, इससे हो जाएगा इधर। चलो करते हैं, आओ भाई लेट्स स्टार्ट। निकालिए ये पेज एनसीईआरटी का अपना। Yes, ma'am. मैम। Yes, Ma'am. चलो भाई, एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये रहा तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अंडरलाइन करो इसको। गैस एक्सचेंज की प्राइमरी साइट यार एल्विलाई है। अब तुम बोलोगे मैम गैस तो ट्रैवल करके ब्लड से हाथों में भी गई थी, लेकिन तेरे हाथों तक जाने के लिए पहले तुम्हारी चेस्ट में गैस का एक्सचेंज होना चाहिए था ना। अगर यहाँ नहीं होता तो इस हाथ को तो नहीं मिलती ना गैस, ब्रेन को नहीं मिलती ना ऑक्सीजन, पैरों के पास भी नहीं जाती। तो प्राइमरी साइट मतलब सबसे पहली, तो मेन साइट जो गैस एक्सचेंज की जो प्राइमरी है दैट इज एल्विलाई ऑफ द लंग्स। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड, तो ब्लड टिश्यू में भी एक्सचेंज ऑफ गैस, लेकिन प्राइमरी सिर्फ एल्विलाई है। तो कंफ्यूज मत होना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट, CO2 and O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion mainly based on pressure concentration gradient। बड़ी प्यारी बात बोल रही है कि जो ऑक्सीजन क्योंकि हम इसी का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है ना इन साइड्स पे टिश्यूज के पास, ये सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है गैसेस का। क्योंकि हमने, अगर तुम्हें सेल याद है तो हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गैसेस तो डिफ्यूजन से मूव हो जाती थी, है ना। तो ये सिंपली डिफ्यूज हो जाता है किसके बेसिस पे? प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के बेसिस पे, ठीक है। प्रेशर तो मैंने तुम्हें बता दिया पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे या फिर कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेशन जहाँ से हाई है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा गैस, राइट। और पार्शियल प्रेशर जहाँ पे हाई है
गैस मूव कर जाएगी लो पार्शियल प्रेशर वाले एरिया में, राइट। इतनी बात तो क्लियर है सबको। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज क्यों हो रहा है, या एल्वियोलाई और ब्लड के किसके बेसिस पे इन दो के बेसिस पे हो रहा है, ये दोनों मेनली रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात क्लियर? यस नहीं मैम। बोलोगे? यस मैम। अच्छा बोलती हूँ मैं कह रही हूँ मेरे को सिग्नल का डर है, तुम बोलोगे नहीं तो मुझे लगेगा नहीं कि सिग्नल चलेगी। क्या हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने। वैसे मैंने जब भी देखा टाइटल वॉल्यूम पढ़ा दूँ ना उसके बाद तो बच्चे मर जाते हैं ऐसा है क्या? सच बताना। No, ma'am. है? अच्छा मैंने जनरली देखा जिस भी लेक्चर में मैंने टाइटल वॉल्यूम पढ़ा है ना उसके बाद बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देते। लिख लो इसको, आ जाएगा ये। The solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। वो कह रहे हैं rate of diffusion में इसके अलावा एक और फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी तो नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। गैस कितनी सॉल्युबल थी जब वो खून में तैर रही थी, तो वो ब्लड के अंदर कितना घुल सकती थी, उसकी सॉल्युबिलिटी है वो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड फैक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लिख रही हूँ, तो ये बोल रही हूँ हल्के मत लेना। दूसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। सो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम हार्ट के टिश्यू के पास पहुंचे हैं, हार्ट के टिश्यू के पास ब्लड वेसल पहुंची है, ब्लड वेसल हार्ट के टिश्यू के पास जाके मोटी होगी और हार्ट का टिश्यू भी वहां से मोटा हो गया फॉर सम रीजन, तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस सही से नहीं हो पाएगा। इतने थिक मीडियम से डिफ्यूजन कैसे होगी गैसेस की, राइट। सो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भी डिपेंड करता है कि गैसेस एक्सचेंज कितना होगा। तो 4 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा कि गैसेस मूव करेगी कहाँ से कहाँ तक। ये बात क्लियर? यस मैम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ऊपर ऐसे लिख लो ताकि जब भी तुम पढ़ो तो ये 4 पॉइंट पे ध्यान जरूर दो। नाउ मूविंग ऑन। यस, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या बात है, पूरी डेफिनेशन दी थी इन्होंने, तो पीछे क्यों लिखवाई मैंने। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस का मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन होगी आसपास मेरे, वो एक गैस का मॉलिक्यूल इस पूरे रूम में कितना प्रेशर डाल रहा है भाई सब पे, इंडिविजुअल प्रेशर है ना उसका, उसको मैं पार्शियल प्रेशर कहूँगी, ठीक है। तो मैंने कहूँगी ऑक्सीजन का प्रेशर, मैं कहूँगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटे वाला पी को पढ़ा नहीं करना है, पी छोटा रहेगा। PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर जिसका भी लिखोगे पी छोटा लिख देना, ओके। सिंबल है, पता होने चाहिए। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and two sides of the diffusion are given below। अभी ये नीचे टेबल दिखाएंगे जिससे नीट का क्वेश्चन आता है टेबल भरने का, वो तुम अभी भर दोगे। The data given in the table clearly indicate a concentration gradient for oxygen for alveolar। आओ इसको देखते हैं, चलो आगे। यस मैम। यस मैम। मेरे को बात बताओ, स्मिता ने अलग से कोई पाप करा है? वही यस मैम बोलती है। अब बोलो यस मैम। देखो, अरे अरे अरे, अच्छा मुझे बताओ एयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है? 21%। 21% कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03%। 0.3। पहले मेरे को ये बता तूने दूध में क्या मिला के पिया है? जो भी तूने पिया मैंने भी वही पीना है, मेरे को भी भेजो जरा। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट 21% होगी धरती से, उसमें ही हमारी हालत खराब हो जाती है क्योंकि इनकी फिक्सेशन हो जाती है ना मैम ट्रांसफर से। आपकी इसलिए वॉइस तो देखो नहीं आ रही एटमॉस्फेयर थी। में देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा सिंपल फंडा है, इसको मैम रटना बड़ा प्यारा लगता है मुझे, बहुत ईजी है। कैसे? अगर पहले मेरे को बताओ लेक्चर देख के आए थे जो मैंने पढ़ाए थे? मैम बोला आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अब आ रही है? अब आ रही है। अच्छा Yes, ma'am. अब आ रही है? यस यस Yes, ma'am. नींद आ रही है? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ना बहुत सीधा इंसान है, बहुत ही भोले है, मासूम है ये। कहता मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मैं तुम्हें से सिर्फ 2 नंबर याद दिलाऊंगा। मैं कहूँगा एक 40, एक मैं कहूँगा 45, ठीक है। और मैं एक अज्यूम करता हूँ कि तुमको पहले 2.3% में एटमॉस्फेयर, कहता मैं पहले से मानता हूँ कि तुमको ये बात पता है, ठीक है। बाकी अगर तुमने दूध में कुछ मिला के साहिल की तरह पी लिया तो तुम तो गए।
तो कहते हैं मैं मान रहा हूँ तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इस टाइम मैं बैठी हूँ एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मतलब तुम बैठे हो, तुम्हारे आसपास जो है सब एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे 0.3% ही है। ठीक है, कह रहा 2 वैल्यू याद रखना, 40 में से 45, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? एक सेकेंड। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे Yes. सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है, तो मम्मी ने पूछना था, मेरी फोटो क्यों नहीं भेजी। मुझे बताओ 40 में से 45, 40 और 45 कौन सा ज्यादा बड़ा नंबर है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोच के बोलना। 45. 45. अरे बाबा, मैथ आती तुम्हें इतनी? Yes, ma'am. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CO2 इन बॉडी इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। इससे ज्यादा होगी तो हम निकल लेंगे। ठीक है, और मिनिमम वॉल्यूम जो तुमको मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ CO2 हमारे शरीर के अंदर इतनी मिल जाएगी। ठीक है, हमें CO2 भी चाहिए यार, क्योंकि अगर CO2 सारी निकाल दोगे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम वॉल्यूम 45 जाएगी और मिनिमम 40 रहेगी। ये 2 नंबर तो याद कर सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब मैं जहाँ गुचू मुचड़ करूंगी मुझे खुद से बताना। अभी ऑक्सीजन को भूल जाओ, सब ये लाइन ही भूल जाओ, अब ये पढ़नी नहीं हमने, हमारी आंखें बंद कर लो, इतने एरिया से हाथ रख लो कॉपी पे। अब देखो, सबसे पहला कॉलम कैसे समझना है, एक बार समझ लिया फिर जीवन में कभी गलत नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.3. 0.3. 0.3% लिखिए यहाँ पे। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब एल्विलाई में मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है. एल्विलाई फेमस है कि वो ऑक्सीजन को बाहर से लेती है अपने अंदर, तो एल्विलाई फेमस है कि उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ कम है। किसका फोन है? ठीक है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है कम एल्विलाई में, तो अगर कम है तो वैल्यू क्या होगी? 40. 40 कम है। अब ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कम, जहाँ ऑक्सीजन कम वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा वाली वैल्यू क्या होती है? 45. यहाँ पे ज्यादा है। जहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम, ऑक्सीजन ज्यादा, तो मिनिमम वाली वैल्यू क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की? 40. मिनिमम वाली। टिश्यू वो है जहाँ पे वो सारा ऑक्सीजन यूज करके वेस्ट मटेरियल ज्यादा बनाते हैं, तो टिश्यू के पास ना कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 45. ये तो ऐसे तो याद कर सकते हो ना, टिश्यू के पास ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड के पास ज्यादा है, एल्वियोलाई के पास कम है, तो मैम हो वॉइस सकती लैग है। हो रही है। Lag हो रही है. अब आ रही है? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करती हूँ। तो ये याद कर सकते हो ना, कम ज्यादा का गेम। यस Yes, मैम। ma'am. इसको ऐसे याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज खत्म। वो पता है क्या करते हैं, 1-2 छुपा देते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ना एटमॉस्फेरिक एयर में प्रॉब्लम आ जाएगी। 159 क्यों लिखा है यार? सॉरी, इसको याद कर लेना, इसकी गहराई में मत जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, अब देखो तुमको जो याद रखना है वो ये कि यार ऑक्सीजन की वैल्यू ना बॉडी के अंदर यार बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी, लेकिन तुम उसकी एक चीज़ याद रख सकते हो कि O2 का मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है? 40. मिनिमम वैल्यू 40 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मिनिमम वैल्यू 40 रहेगी। अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जहाँ पे ऑक्सीजन है कम, तो जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ वैल्यू आएगी 40. 41. 40। वेरी गुड। और जो टिश्यू है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी ना, तो जहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कम है वहाँ पर 40। वैल्यू हूँ। 40. ठीक है, तो मैं टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो याद रख सकती हूँ, राइट। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चाहे वो जितना मर्जी ऑक्सीजनेटेड हो, मैं उसको ये नहीं कह सकती कि 100% ऑक्सीजन है उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा तो वेस्ट होगा, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जरूर होगा। बिल्कुल हम उसको फिल्टर कर नहीं सकते, ऐसी कोई छानी हमारे पास नहीं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैं लिखना तो 100 चाहती थी, लेकिन मुझे पता थोड़ी जगह मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को देनी है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिख दूंगी? 95। ठीक है, तो इस पे वैल्यू आती है हमारे पास 95। हाँ, अब एल्विला तो भरा पड़ा है उससे, ऑक्सीजन से, है ना, तो हम क्या कहते हैं कि एल्विलाई तो नंबर 1 पोजीशन है जहाँ ऑक्सीजन होती है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे इसके आगे 1 लगा दो, इसके आगे फिट कर दो, इसे 104 कर दो 40 को।
कुछ तुक्के से याद करना पड़ेगा, इस वैल्यू को याद कराने का मेरे पास तरीका नहीं है। ये कर सकते हो कि 100% अगर मैं कहती ब्लड में 100% ऑक्सीजन है तो एल्विलाई तो भंडार है ऑक्सीजन का, तो उसके पास 100 से भी ज़्यादा होता है, 104। ठीक है, तो क्योंकि इवन नंबर ही रहेंगे यहाँ पे, खैर तो 104 वैल्यू आ गई। ओके, तो एल्विलाई में बहुत ज़्यादा वैल्यू है और सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, दैट इज 159 रखेंगे। ठीक है, तो ये तुम थोड़ा सा तो चलो तुम ये 159 ऑप्शन से ढूंढोगे, बस इसमें कंफ्यूजन होती है कहाँ 40 है, तो याद रखना जहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑक्सीजन की होनी थी ना वहाँ पर 40 लिखना है, और कार्बन डाइऑक्साइड की तो मैंने तुम्हें लिखवा दी। क्लियर? Yes, यस थोड़ा सा आई थिंक थोड़ी सी तो मदद होगी इससे, है ना? इसे याद करने में yes, थोड़ा ma'am. दिक्कत होती है। yes, चलो yes, ma'am. प्रैक्टिस करने से आओ भाई आओ, ये लेबल करने के लिए आता है फेवरेट 10 का। अब है जो गेम है वो पर काम आएगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है, मेरे को बस याद दिलाना है। ये देखो, ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? Left side. लेफ्ट Left साइड अगर ये तुम्हारा राइट हैंड साइड पड़ रहा है ना इस टाइम जब तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, तो तुम्हारा राइट जो सामने पड़ता है वो लेफ्ट होता है। डायग्राम ऐसे ही बनते हैं, ठीक है? ये ऐसे इमेजिन करता है कि ये जो भी इंसान है जिसका भी हार्ट है वो तुम्हारी तरफ देख रहा है, ये राइट है, डर मत जाना कि हमारी तरफ देख रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे कौन सा खून घूमता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड होता है, क्यों? क्योंकि ब्लड आ रहा है लंग से तो साफ होकर आ रहा है, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड। पीछे वैल्यू करके आयो ना डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड की, तो Yes, कुछ तो ma'am. याद ही रहेगा। अब देखो ये जो है ये तुम्हें एल्विलाई बता रहे हैं, ये पानी वो जिसमें मछली रखते हैं वो वाला नहीं है ये एल्विलाई। ठीक है, तो सिंगल एल्विलस हो गया। नाउ चलो एक तरफ से स्टार्ट करते हो फिर घूमते हैं। तो हमको इतना पता है कि हमने हार्ट पढ़ा था, और बेड़ा घर को जो तुमको याद नहीं है, ये तुम्हारा दिल है। सेब क्यों बन गया मुझसे, सॉरी। तेरी दिल ये रहा। कुछ नहीं है, मेरा नहीं है भैया भविष्य इसमें। अच्छा बन गया। हाँ भाई, तो यहाँ से जब लंग की तरफ जाता है क्या बोलते हैं हम उसको? यहाँ से लंग के रुको पहले इधर 2-3 वोकैबुलरी क्लियर कर लो। ये लंग की तरफ गया, फिर लंग से वापस आ गया, ये एक सर्कुलेशन होगी। क्या बोलते हैं इसे, कौन सी सर्कुलेशन होती है लंग के रिस्पेक्ट में? पल्मोनरी सर्कुलेशन Pulmonary circulation. नहीं, पल्मोनरी डबल करी मैंने सर्कुलेशन, ये एक ही सर्कल बचा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं वापस आया ना, एक सर्कल है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से खून निकलता है, जाता है बढ़िया से टिश्यू विश्यू से मिलवाल के आ जाता है वापस। ये वाली कौन सी होती है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन Systematic circulation. सिस्टमिक है नलायको, इंग्लिश डेवलप करते हो। चलो सिस्टमेटिक बोल लो, याद तो है तुम्हें। ठीक है, अब ये जो है अपने पास, चलो अब ये जो है हमारे पास, ये इस वाले को क्या बोलते हैं अपा? कौन सी पाइप जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी Pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजन, डीऑक्सीजन? Deoxygenated blood. ये जो नीचे आ रही है क्या है? पल्मोनरी वेन Pulmonary vein. बहुत बढ़िया। ये जो निकली है दिल से येलो कलर की, इधर को जा रही है क्या? Arteries. हिस्टोमिक आर्टरीज होती हैं ये। और एक और नाम है इसका, बहुत बड़ी आर्टरी है ये, जो आगे जाकर टूट जाती है बहुत सारी। Aorta. Aorta. एओर्टा है, लोटा लेके मार ले सर पे मेरे। और ये जो टिश्यू में सारा सप्लाई करके चली गई, ये कौन सी है? Vena cava. सिस्टमिक वेन्स होती हैं, है ना? सिस्टमिक वेन। और ये जो वेना कावाज होती है, मैं स्पेलिंग भूल गई भगवान। वेना कावा ऊपर जाती है, जो ऊपर से जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपीरियर वेना कावा Superior vena cava. हाँ, जो इधर से जाती है उनको इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, वेना कावाज होती है ये। चलो इतना, चलो ये भी जानने की जरूरत नहीं, तो थोड़ा तो आइडिया तुम्हें, भगवान का शुक्र है। वेना कावा में कौन सा ब्लड है? Deoxygenated. और Deoxygenated. ये एओर्टा वाले में? Oxygenated blood. Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड खुशी हुई जान के आता है तुमको। चलो भाई, तो यहाँ से हो जाएगा, अब क्या दिक्कत है? वाला कमाल है। देखो भाई पॉइंटर दिख रहा है? Yes, ma'am. यस मैम चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक जगह पे 1 लिख लेते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ करते हैं हम लोग, लेट्स से पल्मोनरी आर्टरी पे। ठीक है, यहाँ 1 लिखते हैं, यहीं पे देखेंगे हम लोग। तो पल्मोनरी आर्टरी से ऊपर जो ब्लड जा रहा है उसमें CO2 इन्होंने लिखा है, उसको पल्मोनरी आर्टरी इन्होंने लिखा है, लेबलिंग में यही आएगा। अब जब यहाँ पे पहुंचा, ये ब्लड है CO2 में रिच, तो यहाँ पे CO2 का अमाउंट ज़्यादा,
राइट, इतनी बात हमें क्लियर है। यस मैम अब एल्वुलाई के अंदर देखो, एल्वुलाई एयर के अंदर हमें दिख रहा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, मतलब 40। यही पीछे पढ़ा था हमने, राइट, ये वाली कंडीशन है। Yes, जब ये वाली कंडीशन है तो किसका प्रेशर, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा था। यहाँ देखना जरा, ये देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, दिख रहा है यस मैम। 45, यस मैम राइट। तो अगर उसका यहाँ पर है 45, यहाँ लिख सकती हूँ मैं, यहाँ है वो 45 और यहाँ पर है 40, तो कहाँ पे मूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड? 45 से 40 या 40 से 45? 45 to 45 40। to 40 45 से 40 को मूव कर जाएगी, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने एरो बाहर को दिखाया, भाई यहाँ मूव करेगी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, है ना। अब यही बात अब ऑक्सीजन के अंदर करके देखते हैं। ऑक्सीजन में जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, इधर आओ, इसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ये रहा ऑक्सीजन ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, वैल्यू है 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन ऑक्सीजन की वैल्यू 40 होती है, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी वो 40 थी सिर्फ, राइट। और यहाँ पर एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू 104। अच्छा, इतना तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ भागेगी? 104 to 40. 40 की 104 तरफ, है ना। तो इनटू ब्लड वेसल कह दूं मैं, Yes, ma'am. और यहाँ मैं इसको लिख दूं आउट ऑफ ब्लड वेसल। ये बात क्लियर है? यही हुआ है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? यस मैम बहुत बढ़िया, तो तुम जल्दी सीख गए, अरे आता तुम्हें। अब देखो, अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, अब ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला ऑक्सीजनेटेड हो गया। लिखो इसके आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिखो वहाँ, टेबल कर लो इसको, बहुत बढ़िया से है। अब आया क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, वो नीचे गया, सिस्टमेटिक आर्टरी पे चला गया, ठीक है, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, सिस्टमेटिक आर्टरी में वो कह रहा है कि ऑक्सीजन बहुत भर भर के है, लेकिन हमें पता है ऑक्सीजन भर भर के भी ब्लड के अंदर 95 mmHg होगी, ये लिखा है। और वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बेचारी कम है, कम में मतलब 40 है उसकी वैल्यू, है ना, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम 45 होती है, कम वाली 40 होती है, इतना तो हम समझ गए। तो ये रही हमारे पास वैल्यूज। अब वो कह रहे टिश्यू पे आ गया हम, तो जो तुमने ये क्रियाक्रम सारा करा था तुमने एल्वुलाई के अंदर, आज टिश्यू के साथ खेलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड खेलेंगे, ठीक है। तो अब जो ऑक्सीजन यहाँ पर आई है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 95, है ना। और जो टिश्यू होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू? 40। लेते हैं हम लोग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, या लिखते भी पता नहीं क्यों नहीं है। O2 इन टिश्यू लिख लो भाई, 40। अगर ये लिख दे तो क्या दिक्कत है, नहीं लिखते, चलो ये हो गया। तो फिर कहाँ मूव करेगी ऑक्सीजन? Into the tissue. 95 to 40 मूव करेगी, यानी इनटू टिश्यू, Yes ma'am. आउट ऑफ ब्लड वेसल चलेगी वो, बहुत बढ़िया। आओ कार्बन डाइऑक्साइड की गेम भी खेल लेते हैं यहीं पे। कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड में कितनी है? 40। और टिश्यू के अंदर कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू? कितनी है मैक्सिमम वैल्यू? 45. 45 45. क्या बेचारा 45 ही होता है सिर्फ। यहाँ पर है इसकी 45, यहाँ पर है इसकी 40, कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 45 to to 40. 40. 40 45 to 40 मूव करेगा, यानी कि आउट ऑफ टिश्यू, यस मैम Yes, आउट ma'am. ऑफ। चलो अब आ गया हमारे पास ब्लड। अब जो हमारे पास ब्लड आया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसमें इसने वैल्यू बहुत अच्छे से लिखी है कि PO2 40 mmHg है और PCO2 45 mmHg है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर घूम फिर के दोबारा लंग्स में गया और दोबारा से ये प्रोसेस हुआ। समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. यस मैम अब हो जाएगा लेबल, लेबल हो जाएगा। Yes ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये अब देखो, अब जो तुमको समझना है वो ये, तुमको ये मेम्ब्रेन सिस्टम समझना है। मेम्ब्रेन सिस्टम मैंने तुमको बहुत अच्छे से कराया था, अगर तुमको नहीं आता तो ये इसका लेक्चर लगा लेना जल्दी जल्दी से, इससे क्वेश्चन बनता है, एक्चुअल में इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे पता नहीं एनसीईआरटी ने कितना डिटेल में दिया है, लेकिन इसका लेक्चर देख लेना एक बार, ठीक है। नाउ ये दैन देखो, ध्यान से देखो, द डेटा गिवन इन द टेबल a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। वो कह रहे हैं concentration gradient आपको ऑक्सीजन के लिए देखने को मिलता है एल्वुलाई पे भी और तुमको टिश्यू पे भी, ठीक है। concentration gradient मतलब concentration का फर्क। सिमिलरली उसी तरीके से आपको a gradient is present for CO2 in the opposite direction। वो कह रहे हैं आपको CO2 का gradient भी देखने को मिलता है एल्वुलाई के अंदर भी और टिश्यूज के साइड भी। नाउ एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन द O2। ये आया तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का पार्ट, लिखो इसे, अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है हे भगवान, मैं कहने वाली थी दूध में घुलना, अरे क्या होगा मुझे।
ब्लड में जो घुलने की कैपेबिलिटी है, मेरे पास ब्लड है तो इसके अंदर ऑक्सीजन कम घुलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मजे से घुल जाती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन द O2, और CO2 से ज्यादा किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो अगर ये क्वेश्चन आता है या लिख लेना, अरे अरे नफरत है मुझे इस ऐप से। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा है, फिर CO2 की है, फिर ऑक्सीजन की है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करूं मैं, मौका मिलेगा ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कोयला जलाने से निकलती है बस घूम जाती है, तो सर्दियों में जब कोयला जलाओ ना तो दरवाजे खोल दिया करो, नहीं तो निकल लोगे तुम सोते सोते, राइट। सो द solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than the O2. The amount of CO2 then that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is partial pressure is much higher as compared to O2. इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर किसी मेम्ब्रेन से क्रॉस होना तो CO2 as compared to O2, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें आ सकती है तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे तुम्हारे को मृत्यु सी आ जाती है थोड़ी, तो इससे देख लो एक बार, पढ़ना नहीं समझ आई मुझे फिर से पूछना एक बार, खुद से भी पढ़ना। उसके बाद देखो, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। देखो ये आएगा अपना तीसरा क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको शॉर्ट में लिख लेना कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एक्चुअल में पूछता है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करते हो वो कितनी लेयर से बनी होती है। भाई वो 3 लेयर से बनी होती है, 3 लेयर से बनी है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नाउ नेम क्या है उनका, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई। तो कह रहा है कि वो बनाओ अपना, ये तुमको दिख रहा है ना एल्विलाई, दिखा Yes, ma'am. Yes, ma'am. यार रेड से क्यों बना रही हूँ मैं, फिर दिक्कत होगी। ये ब्लू कलर से बनाएंगे, ये एल्विलाई है। कह रहे ये जो इसके सेल है ना, ये इसकी लेयर ये किससे बनी है, सेल्स स्क्वामस एपिथेलियम है, बहुत ही थिन है। पहला पॉइंट थिक लिख देगा वो, और फिर वो पूछेगा फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर तुम घूम जाओगे। थिन है, पतली सी है, पन्नी जैसी, पन्नी भी मोटी है, एपिथेलियम है। कौन से वाले एपिथेलियम, अगर टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो पता होगा स्क्वामस वाले है, नहीं पढ़ा है तो जय माता दी पढ़ ले। पहली लेयर तो ये 3 लेयर थी, 3 में से 1 लेयर तो मेरे को पता चल गई, नीचे बना लो यहाँ पे, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई की है ये, दूसरा मत कर लेना। उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। अब एल्वुलर कैपिलरी कौन सी बोले, देखो कैपिलरीज जो होती है ना, एक्चुअल में अगर सच में पूछे कोई तो और ब्लड वेसल उसके पास, ये तो एनसीईआरटी से दिखाती है कि पास से जा रही, पास से नहीं जा रही होती, उसके ऊपर पूरी चढ़ी होती है अच्छे से, ऐसे कैपिलरी का इनविजिबल सा नेटवर्क होता है, कैपिलरी इनविजिबल होती है ना, तो ये सारा कैपिलरी का ऐसे नेटवर्क है। तो वो कह रहा है एक लेयर तो एल्वुलाई की होगी, दूसरी लेयर कैपिलरी की होती है। तो कैपिलरी की लेयर को कैसे दिखाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ आए, धोखा दे रहे हैं हम तुम्हें। ये मेरी कैपिलरी के जो सेल्स है ना वो भी एपिथेलियम ही होते हैं, लेकिन नाम में फर्क भी तो करना है। तो हम नाम में फर्क कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि इसके जो सेल्स हैं उनको हम अलग नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोथेलियम, इसको हम कहते हैं एंडोथेलियम, होते हैं एपिथेलियल सेल ही है, ठीक है। नेचर में एपिथेलियम ही होते हैं वो। तो ये दूसरे वाले सेल्स हैं अपने पास, लेयर जो है वो एंडोथेलियम की होगी। अब वो कह रहे हैं तीसरी कौन सी होती है। अगर तुमने टिश्यू का चैप्टर पढ़ा है तो तुमको पता होगा कि एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं ना एपिथेलियल के, वो कभी अकेले नहीं प्रेजेंट होते, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एपिथेलियल सेल्स है ये कभी अकेले नहीं होते, ये क्या कहते हैं, ये बहुत एकदम मतलब वो है शहंशाह टाइप के लोग, कहते हैं ऐसे नहीं बैठेंगे, नीचे चद्दर बिछाओ। तो इनके नीचे एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। नीट में क्वेश्चन आता है कि ये सेल से बनी होती है, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, तो एक बार टिश्यू में देख लेना, इसको कहते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैंने तुमको बोला कि दोनों के केस में जो कैपिलरी है और जो हमारी एल्वुलाई है, दोनों के पास भी एपिथेलियल सेल्स ही है, यानी कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ भी होनी चाहिए, है ना, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ भी होनी चाहिए, सही बात है। यस मैम। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। यस मैम। Yes, ma'am. दोनों के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होनी चाहिए। वो कहते हैं यार एक ही तो चीज है, अलग अलग क्यों कह रहे हो। दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन इतनी पतली होती है कि हम दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन को एज ए वन बेसमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन को एज ए वन बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट होगी। तो अगर मैं इस डायग्राम को और बड़ा बना दूं, मैं इसको यहाँ बनाती हूँ, ऐसे बना इजी। तो ये है तीसरी लेयर येलो वाली, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर तुमको नहीं आया तो मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से बढ़ाया था खोल के, तो वहां पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो 3 लेयर से बनी होती है, एक होती है स्क्वामस एपिथेलियम बल्ब की, एल्वुलाई की, जो ब्लड कैपिलरी जा रही है उसकी एंडोथेलियम, और इन दोनों के पास अपने अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। टुगेदर दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ ट्रीट किया जाता है, और इन तीनों लेयर्स को हम साथ में बोलते हैं
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. बना लेना यार, इंपॉर्टेंट है, भूल जाता है। ओके, नाउ composed of thin basement membrane supporting a squamous epithelium and a basement membrane surrounded the single layer endothelial cells of capillary। अब देखो ये तुमसे कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरी। तो कैपिलरी की जो एंडोथेलियम लेयर बनाई है ना, वो कितने सेल से बनी है? मल्टी सेल, ये वो सिंगल सेल की एक पूरी लेयर बनी हुई है, एक एक सेल की लेयर बनी होती है। तो याद रखना, सिंगल सेल की एक पूरी लेयर बनी है, राइट? इन बिटवीन देम हाउएवर द टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। तो तुम मानोगे कि टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम है। ये लाइन अंडरलाइन करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। अगर वो तुमसे एल्वियोलाई के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन डाल देंगे। Therefore, all the factors in a body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and this। तो कह रहे इतनी पतली सी मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से ना सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे डिपेंड हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ को मूव करेगी। समझ आई बात? समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मानी माइक बंद करेगी फिर? चलूं आगे? नहीं बोलोगे? Yes, फिर ma'am. में और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा है चैप्टर में बेटा। मतलब है तेरा को ये पता चल गया कि जो बॉडी का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। हमने सीख लिया ना, पीछे से बैकबोन है, साइड से रिब्स है, सेंटर में हमारी कौन सी बोन है? ये वाली Sternum. सेंटर में कौन सी बोन है? स्टर्नम है। नीचे कौन सी Sternum. बोन है जो सपोर्ट कर रही है? Diaphragm. स्टर्नम नीचे से सपोर्ट कर रहा है, तेरे अलग से लगा है। डायफ्राम बोन है? Diaphragm. Diaphragm. Muscle है। Muscle. मसल है। गलत बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुन ले। डायफ्राम मसल है, डायफ्राग्राम मसल है, तो वो सपोर्ट कर रही है। मुझे पता चल गया लंग्स के पास 3 लेयर्स होती है, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद हम लोगों को इतना पता चला कि जो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा। भाई एल्वियोलाई के अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसे समझ में आ गया। फिर गैसेस का एक्सचेंज पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे होता है, कैसे पार्शियल प्रेशर का चलता है वो समझ गए। अब हमको ये समझना है कि जो ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही गैसेस मूव कर रही है, मेरे सिर पे भी जा रही है, पैरों पे भी जा रही है, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? ब्लड में सेल उठा के लेकर जा रहे हैं, ब्लड के प्लाज्मा में घुल रही है, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, अब हमको ये समझना है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो चार्ट है ऑक्सीजन कर्व वो आता है। चलिए स्टार्ट करें। Yes, ma'am. यस मैम। चलो यार जल्दी जल्दी हो जाएगा। ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है? तो ये कह रहे हैं ब्लड बहुत सारी, अरे ब्लड है क्या? इज इट अ मसल, टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है? ये लौता कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। ये लिक्विड क्यों होता है? Yeah. क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है। अब अगर तुमको ये नहीं पता मैट्रिक्स क्या है, प्लीज रेफर टू टिश्यू वाला चैप्टर। और अगर तुमको वो भी नहीं समझ आया तो मुझको ऐसे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ऐसे मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं कभी कभार भूल जाती हूँ, लेकिन काम किसका है? तुम्हारा है ना। तुमको क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, तो तुम मुझे फ़ोन करके बोलोगे मैम आपने हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ओके, तो अगर मैं कभी कभार भूल जाऊँ तो मुझे बेहिचक फ़ोन कर दिया करो। जब मैं कभी कभार लेट हो जाऊँ मेरे को प्रतिभा का फ़ोन आ जाता है, मैम कहाँ हो आप? तो कभी कभार मैं डर भी जाती हूँ, मैं कहा यार मम्मी भी नहीं पूछती है, लेकिन एक्चुअल में सही है। बी अवेयर कि तुम्हारा काम है तो तुम फ़ोन करो, राइट? तो अगर तुम्हारा काम है तुम मैसेज करके पूछो, आपने नहीं भेजा, और मुझे ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं एक्चुअल में कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं भेजा हमें, तो फिर क्वेश्चन का आंसर आता भी है, ठीक है? तो ज़्यादा मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखाने को बोल रही मैं, दिखाना मत, लेकिन पूछ लेना अगर तुम्हें मुझसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा तो। टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ लेना, टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं। नाउ ब्लड इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। बेटा 97% O2 तो RBC है ना, उठा के लेके जाती है। कैसे लेके जाती है? क्या होता है इसके पास? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। Hemoglobin. हाँ, शेप कैसी होती है आरबीसी की? बाइकनकेव। Biconcave. बाइकॉनकेव होती है, और इसके पास सेंटर में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के पास कौन सा आयन होता है? आयरन। Iron। Iron. Iron. बढ़िया, राइट? हीम और ग्लोबिन की दो चेन भी होते हैं। पढ़ा है हमने। कोई कौन सी वो डिजीज थी यार आरबीसी की दिक्कत हो जाती थी? Sickle cell anemia। Sickle cell anemia. Anemia. कौन सा अमीनो एसिड किससे चेंज हुआ था? Glutamic GUG, acid. TAG. Valine. Valine. नहीं, GUG अमीनो एसिड है, ये कोडोन है। क्वेश्चन नहीं समझ आता तेरे को? कौन सा अमीनो एसिड किससे चेंज हुआ है? Glutamic Valine. acid. कौन सा? Glutamic acid vinyl। Valine से.
हाँ वेलिन से चेंज हुआ। अब बता कौन सा कोडोन था? GAG and G- GUG। GAG कौन किस में चेंज हुआ है? हम GAG जो है GAG में हाँ गैग से गूग बन गया था, है ना? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, सिकल शेप हो जाती है आरबीसी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, द रिमेनिंग 3%, 97, 98, 99, 100, हाँ ये सही बता रहे हैं। रिमेनिंग 3%, ठीक है, टोटल तो ऑक्सीजन में लेंगे ना, 100% है। रिमेनिंग 100%, 95 में कंफ्यूज मत होना। रिमेनिंग 3% कैसे कैरी होती है? इन द डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, उसमें डिसॉल्व स्टेट में चलती है हमारी, ठीक है। ओके, 20 to 25% ऑफ CO2। तो यहाँ तक ऑक्सीजन का डेटा आ गया, बहुत बढ़िया, साइड में बना लिया, खत्म करो इसको। अब CO2 पे आते हैं। ये कह रहा है 20 to 25%, 25 से 20% कैसे जाती है CO2? ट्रांसपोर्ट इज बाय आरबीसी। आरबीसी तो इतनी लेके जा रही है। कह रहे हो आरबीसी पहले बिजी है ना, आरबीसी ने अगर ये उसका जिम्मा उठा लिया तो कैसे चलेगी, राइट। उसके बाद कह रहे हैं 70%, अच्छा मेजर पार्ट कैसे जा रहा है ये देखने वाली चीज़ है। तो 70% इज कैरिड बाय एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे लिखते हैं? HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव के फॉर्म में जाते हैं, केमिकल फॉर्मूला होता है जिस इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद कितने परसेंट बचे? 70, 80, 90, 75 समथिंग अराउंड, लगभग 7% कह रहा है, लगभग 7% कैरी होती है एज ए डिजॉल्व स्टेट, ठीक है। तो डिजॉल्व स्टेट में कौन ज़्यादा कैरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, राइट। बाइकार्बोनेट वाला कोई फॉर्मूला नहीं है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन मेनली आरबीसी से जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम जाती है, ये। Yes, ma'am. चलो भाई, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप तुमने लिख लिया। ओहो आ गया तुम्हारा द मोस्ट फेवरेट वन। ये मेरे को इतना बताना, जब कर्व इधर को जाता है, ये है लेफ्ट, है लेफ्ट के, यार मेरे से लेफ्ट के स्पेलिंग क्यों गलत होते हैं हर बार। ये है लेफ्ट, ये है राइट। तो मेरे को बताओ, जब भी राइट को जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है आरबीसी से या नहीं, या एसोसिएट होता है? कर्व इधर को जाएगा तो क्या होगा, कर्व इधर को जाएगा तो क्या होगा? अभी तो कर्व बीच में है, ठीक है। यही है नीट का क्वेश्चन जो बार बार आता है घूम फिर के, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे, कर्व क्या राइट को, कर्व क्या लेफ्ट को, बताओ क्या होगा, ठीक है। तो याद राइट रखना, में जाएगा तो ऑक्सीजन कम होगी और लेफ्ट में जाएगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा। कहाँ ज्यादा होगा? परसेंटेज Em सैचुरेशन binding ऑफ ज्यादा होगी। अच्छा हीमोग्लोबिन बाइंडिंग ज्यादा। अच्छा आओ इनके शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट अपने पास, समझ जाएंगे हम। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। वाह 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 वाह, आयरन होता है इसमें। ये यहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में कौन क्या होता है, हमने तो पहले ही पता कर लिया था आयरन है। इसलिए कहते हैं कि जब पीरियड्स होते हैं लड़कियों को तो हमें आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा होता है बॉडी से, आयरन वाली चीज़ें खाओगे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो बेहतर रहेगा। तो इसलिए हरे पत्ते ज़्यादा खाने चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट इन आरबीसी, करें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, लाल कलर का पिगमेंट होता है वो, और उसके अंदर आयरन होता है। O2 कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पता है कहाँ से आएगा कि O2 जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है वो रिवर्सिबल मैनर में करता है या इरिवर्सिबल? भाई रिवर्सिबल करता है, क्योंकि ऑक्सीजन आरबीसी से चिपकती है लेकिन टिश्यू पे जाके छूटती भी तो है, तभी तो आरबीसी वो अलग होकर टिश्यू में चला जाता है। तो रिवर्सिबल मैनर में हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है। तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के गले लगा दो, लेकिन एरो को ऐसे भी ले आना, और यहाँ लिख दो रिवर्सिबल। ये है तुम्हारा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन। हो मैम ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, HbO, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये बहुत ही बारीक सी लाइनें होती हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे ही सब कुछ लिखा होता है, इसलिए एनसीईआरटी रिव्यू कराया जाता है। ओके, एक्स्ट्रा पैसे दिया करो मुझे इसके लिए, अलग से सेपरेटली मुझे जीपे किया करो। Now each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of oxygen। वो कह रहे हैं हीमोग्लोबिन की भी एक क्षमता है, ठीक है। मैं पीछे बैग टांग सकती हूँ, एक बैग आगे उठा सकती हूँ, एक इस कंधे में डाल सकती हूँ, एक उस कंधे में डाल सकती हूँ, आपके सर पे रख लूँ नहीं ना, मेरा मुंह छोटा है, मुझसे गिर जाएगा। तो मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक बैग में आगे से, एक बैग में पीछे से, और 2 में साइड में टांग सकती हूँ, तो 4 ही लेके जा सकता है। तो 1 ऑक्सीजन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4, हे भगवान उठा ले मुझे, 1 Hb कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 O2। ये साइड में लिख लो, ये नीट का क्वेश्चन है, देख लो तुम, यहीं से आते हैं क्वेश्चन। इस चैप्टर से तो बहुत आते हैं, इनका फेवरेट चैप्टर है, बहुत छोटू सा चैप्टर है, सो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो अब ये पूछेगा तुमसे नीट में, ये अगला क्वेश्चन आ गया, हर लाइन पे क्वेश्चन आ रहा है, इस पे देख रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ऊपर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो वो कह रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर इस मीडियम में, इस पूरे रूम में हीमोग्लोबिन घूम रहे हैं, ऑक्सीजन घूम रहा है, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड कर रहा है। अगर ऑक्सीजन के कुछ ही मॉलिक्यूल थे तो यार तुम कुछ सोचो, थोड़े से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, थोड़े से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है, तो पता नहीं कब आके एक दूसरे से टकराएंगे, कब गले लगेंगे। लेकिन अगर मानो हीमोग्लोबिन है 100 और ऑक्सीजन है 1000, तो चांसेस है ना कि जल्दी गले मिल जाएंगे, राइट। तो अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन के साथ वो ज्यादा लग रहा है, तो वो सिंपली कह रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ तब बाइंड करेगा, डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है। इतनी बात क्लियर? मैम। Yes, ma'am. अब देखो, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding। वो कह रहा है इसके बीच में दिक्कत क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। अगर ये रूम था, अगर ये पूरा रूम था जहाँ मैं बैठी हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास Hb के मॉलिक्यूल है, लेट्स से 100, है ना, और हम कह रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है लेट्स से 200, तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये एक दूसरे के गले क्यों नहीं लग रहे हैं। ज़्यादा गले तब क्यों लग रहे हैं जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 1000 थे। वो कह रहे हैं एक तो ना डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने थे, पार्शियल प्रेशर कहते हैं, तो दूसरा डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन थोड़ी घूम रही है सिर्फ, आसपास और क्या है इस रूम में, और क्या क्या होगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, सोचो हीमोग्लोबिन यहाँ है, ऑक्सीजन है, ये मजे से गले मिलने आ रहे थे, बीच में कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, धक्का दे दिया दोनों, दफा हो जाओ, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है तो वो इन दोनों को पास नहीं आने देगा, ठीक है, तो इन दोनों के प्यार के बीच में जुदाई कर रहे हैं। दूसरे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन आयन भी रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं जब हाइड्रोजन आयन होता है ना, उसको भी कोई दिक्कत है, तो कोई दूर के रिश्तेदार है जिनको इनके प्यार से प्रॉब्लम है। दूसरा वो कह रहे हैं डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है ना तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बावला हो रखा होगा, तो हो सकता है वो हीमोग्लोबिन के पास आ ही नहीं रहा, वो वहीं पे उसी दीवार पे धक्के खा रहा है। तो 3 फैक्टर और है जो जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आरबीसी के साथ जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है या नहीं। मेनली अगर वो तुम्हें चारों ऑप्शन दे दे, अब तुमको क्या सिलेक्ट करना है, तो अगर वो तुमसे पूछ रहे प्राइमरीली सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए, दैट इज ऑक्सीजन। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर। क्लियर? यस क्या बात करो, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? मैम आ गया। क्या मैम? ये तो इतना कम एंथुसियाज्म क्यों है, क्या हो गया, परेशान हो, मारे किसी ने? नो मैम। तो मैं लिटरली कह सकती हूँ किसी ने मारा है, बताओ आके उसको घर पे बताती हूँ। तो मैं आ भी सकती हूँ। तो इतने इतने गंदे रिस्पॉन्स क्यों देते हो, तुम्हारा पेपर थोड़ी है कल, तुम सोचो आज यही वाले पेपर देके आए बेचारे बच्चे, कुछ बच्चों का कल है, सोच रहे हो तुम्हारे उसकी उनकी क्या हालत हो रखी होगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो तुम्हारा पेपर इस हफ्ते, तुम तो थक गए। एनर्जी कहाँ है भाई, एनर्जी है, हाथ खड़े कर दो फिर, एनर्जी है तो। एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे, अच्छा तनीषा में तो है, स्मिता में है, कृतिका में है, अच्छा 13 बच्चों में एनर्जी है। नहीं तो वेश कह रहा मैं नहीं करूँगी हाथ खड़े, मैं नहीं करूँगा हाथ खड़े। योगिता में नहीं है, वंशिका में नहीं है, उज्जवल में नहीं, उज्जवल तन्वी में नहीं है, अच्छा सुबह तो आ जाती है तू, सोनाक्षी में भी नहीं है, सोनाक्षी टेस्ट तो अच्छे करती है तू, सिमरन चौधरी, शैली, अच्छा शैलजा इतनी देर से बोल रही थी, अब एनर्जी नहीं है। साइना सुबह आ जाती है, एनर्जी नहीं तुझमें। रिया 2 रिया, एक रिया फूल वाली, पायल ओशियन भैगी तू, मेघा, मीनाक्षी ने अपनी डीपी चेंज कर ली है, उसमें भी एनर्जी नहीं है। अच्छा एक मीनाक्षी दूसरी वाली तो अभी भी डॉक्टर वाली डीपी लगाई है। अच्छा मनीषा कुमारी की एनर्जी खत्म है, कोमल सो गई, कौसर जहान इतना प्यारा नाम है इसका, ये बच्ची की एनर्जी गई। किरणा, खेमलता, दिव्या, सारी लड़कियां सो गई है क्या? ये बताओ, लड़कों में तो है। अच्छा हो सकता है कुछ नहीं, ऐसे फोन साइड में रखा हुआ है, बोल रही है पापी हूँ। हाँ भाई ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं लगा लिया 50% क्लास में एनर्जी है, 50 सो रही है, एक्चुअल में 50 के हाथ खड़े हुए हैं, नीचे करो।
यार जिसमें भी एनर्जी है वो पेपर निकाल लेगा। बाकी 10 मिनट की क्लास में कहाँ सो गए तुम, ये बताओ। किसकी कॉल है, किसकी कॉल? 3 मिस कॉल आ गई मुझे। ओहो, आई एम सो बिजी। So partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are other factor which can interfere with the binding, with this binding। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन आता है। मैं मजाक नहीं कर रही, जब तुम कल से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे मेरे साथ तो तुम देखना इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जिन्होंने लगा रखे क्वेश्चन दे कैन रिलेट। नाउ अ सिग्मोइड curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2। ओहो, सिग्मोइड कर्व है S वाली शेप का कर्व, ठीक है। यार मैंने क्यों मिटाया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम बनाओगे, मतलब एक चार्ट बनाओगे, ये ग्राफ बनाओगे, सिग्मोइड कर्व, ये रहा नीट का क्वेश्चन, छुपा के लिखा है छोटे छोटे करके, ठीक है। परसेंटेज सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे होगा। मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। कि जैसे कि अगर एक आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी छोड़, हीमोग्लोबिन रखते हो। अगर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है 100, ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन। 4। ठीक है, तो मान लो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसने अपने साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगा लिया, ठीक है। तो अभी इसकी सैचुरेशन कितनी है? मैक्सिमम ये कर सकता है 4। और अभी मैंने लगाया सिर्फ एक। अच्छा, मैंने इसके साथ एक और लगा दिया। अब मुझे बताओ कितना परसेंट सैचुरेटेड है ये? 50% ऑक्यूपाइड है, 50%। 50% ऑक्यूपाइड है। मैं एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगाती हूँ। अब कितना ऑक्यूपाइड है? 75%। 75%। अब तुम एक और लगा दो, हो गया 100%। 100%। 100% है ना। अब तू इस हीमोग्लोबिन को पकड़, ऑक्सीजन के साथ लगाए, अब इस पे ऑक्सीजन मार, धक्के से मार, ये नहीं बाइंड कर सकता, इसके पास जगह ही नहीं है, तो इसको हम कहेंगे 100% सैचुरेशन, ठीक है। तो ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, जहाँ पे इसने सारी ऑक्सीजन अपने गले लगा ली, अब इसके पास कोई जगह नहीं है। तो जब मैं तुम्हें बहुत पढ़ा देती हूँ फिर तुम्हारा सैचुरेशन आता है। अब तुम्हें जितना मर्जी क्रिएटिव तरीके से बताऊँ, थप्पड़ मार के उठाऊँ, तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा, तुम्हारा सैचुरेशन आ गया है। सो यू नीड अ ब्रेक, 10 मिनट की ब्रेक चाहिए तुमको, पानी वाली पीना है, थोड़ा वॉक करना है, देन यू कैन स्टडी। एक्चुअली स्टडी है, तुम पावर नैप ले लो। तो सैचुरेशन पॉइंट कुछ ऐसा ही है कि हीमोग्लोबिन ने जितना कैरी करना था उतने कैरी कर लिया, अब वो और नहीं ले सकता, राइट। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं यही चीज ग्राफिकली लिख के तुम्हारी जिंदगी कठिन करूं तो क्या होगा। तो कहते हैं a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। partial pressure of oxygen ये लिखा है, ऑक्सीजन का pressure है, और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो तुम, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा कर रहे हो, उसी तरीके से तुमको दिख रहा है हीमोग्लोबिन जो उसके साथ बाइंड हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोली तुमको ये ग्राफ इंक्रीज होता दिखेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। ये 100% है ना, यानी कि 100% सैचुरेशन हो गया। जितने हीमोग्लोबिन थे वो सब के सब ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया। अब अगर मैं ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दूं, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब अमाउंट भी तो बढ़ा ना। अब मैं चाहे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा रही हूँ, इसको 120 भी कर दूं, तब भी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम ऐसा कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो सिग्मोइड शेप का आएगा। ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. तुम्हें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना गले लग चुका है उसका परसेंटेज में वैल्यू लिखा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, और कर्व सिग्मोइड होता है ये पता होना चाहिए। नाउ दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अरे इसका दूसरा नाम भी है भाई, सिग्मोइड कर्व को ही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, ठीक है। and it is highly useful in studying the effect of factors like PCO2 hydrogen ion concentration on binding of oxygen with hemoglobin। इसका यूज भी लिखा है, देखो ये कह रहे हैं पहले तो ये सिग्मोइड है कर्व, ये कह रहे हैं इसी को मैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलती हूँ, और ये इसका यूज भी यहाँ लिखते हैं। ये यूज होता है ये जानने के लिए कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का उस पूरी कॉन्सेंट्रेशन पे, क्या इफेक्ट पड़ता है हाइड्रोजन आयन का उस एनवायरनमेंट पे। स्टडी करने के लिए भी ये कर्व यूज होता है, ठीक है। तो इन्होंने इसका यूज भी यहाँ लिख दिया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। ये बात समझ आई? देखो अब यहाँ से ये कर्व को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, तो यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट स्टार्ट करें, ठीक है। चलो Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं ऊपर वाली लाइंस मिटा रही हूँ ताकि, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्या कहते हैं, लाइन गंदा ज़्यादा हो गया। चलो सर आ जाएंगे, मुझे बता देना है। देखो
ये वाला खत्म कर लेते हैं। इन द एल्वुलाई, बेटा यहाँ आ जाओ। जैसे मैंने एल्वुलाई बोला, सब चेस्ट की तरफ अपने में इमेजिन मान कर लो, ये तुम्हारी चेस्ट रीजन है और यहाँ पे तुम्हारे लंग्स के अंदर एल्वुलाई है। इन द एल्वुलाई वेयर देयर इज अ PO हाई PO2, तो ये एल्वुलाई है जहाँ पे मुझे पता था O2 हाई थी। हाइट कितनी हाई थी, क्या वैल्यू थी? 100 से 104 हाँ। PCO2 इज लो, कितनी थी PCO2 लो में? 40 ऐसे बना लिया करो, फिर तुम्हें पता चलता है। जहाँ पे तुम्हें PCO2 कम दिखेगा ना, वहां पे हाइड्रोजन आयन भी कम होगा, तुम रट सकते हो ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है कम, इतना ये बताते नहीं, जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे ऐसा होगा हाइड्रोजन आयन कम है, मोस्टली वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा। तो तुम इतना कर सकते हो कि यार अगर CO2 कहीं पे कम है ना, तो हाइड्रोजन आयन भी वहाँ पे कम ही दिख रहा है तुम्हें, और वहाँ पे तुमको टेम्परेचर भी कम दिख रहा है। इनका आपस में रिलेशन होता है, तुमको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। आगे एक जगह आएगा जब मैं तुम्हें शिफ्ट कराऊंगी तब समझ आएगा, ठीक है। तो देखो, इन एल्वुलाई वेयर देयर इज अ हाई PO2, लो concentration and low temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin। वो कह रहे हैं एल्वुलाई में इस माहौल के अंदर तुम्हें ये बहुत फेवरेबल है कि ऑक्सीजन निकले बाहर और कंबाइन कर जाए हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ अगर कंबाइन करना है तो फेवरेबल फैक्टर क्या है, इस पे क्वेश्चन बनता है। फेवरेबल फैक्टर है क्या लो होना चाहिए CO2, और क्या लो होना चाहिए टेम्परेचर, और क्या लो होना चाहिए हाइड्रोजन आयन, और क्या लो होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर, हाई क्या होना चाहिए? O2 का प्रेशर। ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, राइट, क्लियर ये बात। तो अब ये तुम्हें एक और फैक्टर बता रहे कि एल्वुलाई में जो गुचू पुचू करके आए थे वो इन रीजंस की वजह से भी होता है। क्लियर इतना? यस मैम। यस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नाउ, अब ये टिश्यू की बात कर रहे हैं, टिश्यू में उल्टा कर दो यार। वहां पर लो है, ये लो टिश्यू बना लेते हैं, ऐसे रोने की तो कोई बात नहीं है। लो है वहां पर क्या, ऑक्सीजन। हाई क्या है वहाँ, हाई क्या है वहाँ? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड है वहां पर। हाइड्रोजन आयन कैसा होगा? ज्यादा। हाई। हाई हाई। और टिश्यू तो इतना ज्यादा बिजी होता है काम करने में, तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा। सब कुछ हाई कर दो, राइट। इतना तो कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, रट्टा भी मार सकती थी। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा इस कंडीशन में, दिस कंडीशन इज फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वो कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में अगर हीमोग्लोबिन अटैच है ना ऑक्सीजन के साथ, वो कहेगा डिसोसिएट, लेट सेपरेट। कह रहे हम साथ नहीं रह सकते, अलग अलग रास्तों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसोसिएशन करा रहे हैं, यहाँ डिसोसिएशन करा रहे हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू, ठीक है। तो ये कह रहा है, यही फैक्टर हमें क्लियरली बताता है, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करा और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दूर हो गया। समझ आई? समझ आई? नाउ एवरी, अब ये एक लाइन है जिससे क्वेश्चन आता है, इसको एज इट इज रट लेना। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इमेजिन कर लो, एक बहुत बड़े बीकर ले लो और तुम उसको देख लो। हर 100 ml, बहुत बड़े बीकर की जरूरत नहीं है वैसे, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जो है कैन डिलीवर अराउंड 5, सॉरी हमारे पास लाइन का टूल है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition। कोई बीमारी उमूरी नहीं है, मौसम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 100 ml जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, वो लगभग 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को दे सकता है, ठीक है, खाली नहीं हो जाएगा। तो 100 ml ब्लड के अंदर तुम देख सकते हो कि लगभग 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दी जाती है। इसको यार लर्न कर लेना, ये लाइन आती है कहीं ना कहीं, बहुत बार पढ़ती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। क्या? अरे हाथ तो नीचे कर ले, कौन है ये? योगिता, ट्रस्ट यू।